प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो लेक्चर में हम लोकतंत्र की विभिन्न जो अवधारणा हैं, जो दृष्टिकोण हैं, उनकी चर्चा कर रहे थे। और उस लेक्चर में हमने सबसे पहले आपको लोकतंत्र का उदारवादी दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में जाना, और उसके बाद लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या है वो जाना। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोकतंत्र के बहुलतावादी सिद्धांत क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण क्या है, और उसके बाद लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण क्या है, इनको पर हम प्रकाश डालेंगे। आप सभी भी जानते हो कि जब लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो उसमें कुछ मूल अवधारणाएं हैं। लोकतंत्र का यदि आशय की बात जो मैंने पूर्व के वीडियो लेक्चर में की, उसमें आपको बताया था कि लोकतंत्र का मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी सामाजवादी व्यवस्था, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था, एक ऐसा जीवन का दृष्टिकोण है जिसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भ्रातृत्व ये कायम हो, और निर्णय लेने के कार्यों में जनता की या बहुसंख्यक वर्ग की सहभागिता हो। और इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही लोकतंत्र के समय समय पर विभिन्न दृष्टिकोण और अवधारणाएं अस्तित्व में आई। जैसा कि पूर्व के वीडियो लेक्चर में आपने उदारवादी दृष्टिकोण को जाना और उसके बाद आपने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को जाना। आज इस लेक्चर में हम पहले लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र के बहुलतावादी प्लूरलिस्ट जो थ्योरी है, उसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को बहुलतावादी साबित करते हुए इसे विशुद्ध लोकतांत्रिक ठहराते हुए सोवियत संघ और अन्य जो साम्यवादी व्यवस्थाएं और शासन तंत्र थे उनको लोकतंत्र विरोधी साबित करना था। अर्थात जब ये बहुलतावादी दृष्टिकोण लोकतंत्र का अस्तित्व में आया, अमेरिका राजनीति शास्त्रियों ने जब ये विचार प्रस्तुत किया, उसके पीछे उनका मतलब ये रहा था कि अमेरिका का जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो साम्यवादी विश्व था, सोवियत संघ और अन्य जो साम्यवादी देश थे, उनकी जो शासन व्यवस्थाएं थीं, उनकी जो विचारधारा थी, उसको लोकतंत्र विरोधी साबित करना था। बहुलतावाद का मूल मंतव्य है अनेकता में एकता स्थापित करना लोकतंत्र है, और अनेकता को नष्ट करना गैर लोकतांत्रिक है। बहुलतावादी लोकतंत्र को रॉबर्ट डहेल ने बहुतंत्रवाद पॉलीआर्की कहा है। बहुलतावादी लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें नीति निर्धारण का काम समाज के विभिन्न हित आपसी विचार विनिमय के द्वारा किए जाते हैं। बहुलतावादियों की मुख्य धारणा यह है कि शक्ति का प्रयोग विशेषकर राजनीतिक नीतियों का निर्धारण समाज की सब संस्थाओं तथा हितों को मिल बांट कर करना चाहिए। बहुलतावादी लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए आर प्रेस्टस ने भी लिखा है कि यह एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति बहुत सारे प्राइवेट समूहों के समान रुचि के संगठनों तथा ऐसे संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के बीच बटी होती है। अब लोकतंत्र के बहुलतावादी दृष्टिकोण के मुख्य तत्व क्या हैं, मुख्य लक्षण क्या हैं, उनको हम जानते हैं बिंदुवार। पहला लक्षण है बहुलतावादी लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तियों के संगठन, जिसमें दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, राजनीतिक दल, अन्य संस्थाएं आदि हैं। व्यक्ति इन्हीं समूहों के माध्यम से राजनीति में हिस्सा लेता है, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है तथा इन समूहों को राज्य के नीति निर्धारण में हिस्सा प्राप्त होना चाहिए, इस बात पर ये विचारधारा, ये दृष्टिकोण बल देता है। दूसरा जो लक्षण है, तत्व है बहुलतावादी दृष्टिकोण का लोकतंत्र के प्रति, वो ये है कि संप्रभुता की बहुलतावादी धारणा है जिसके अनुसार शक्ति केवल राज्य के पास नहीं बल्कि समाज की अन्य संस्थाओं तथा राज्यों में विभाजित होनी चाहिए। अर्थात बहुलतावादी जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है वो ये मान के चलता है कि शासन जो समाज में संप्रभुता है, जो शक्ति है, वो केवल एकमात्र एक अंग राज्य में समाहित नहीं होनी चाहिए। समाज के जो विभिन्न संगठन हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सभी संगठनों में ये बटी होनी चाहिए, तभी लोगों का हित सध सकता है, तभी लोगों के हितों की रक्षा हो सकती है। यदि शक्ति एक के हाथ में केंद्रित होगी
या एक ही संस्था में केंद्रित होगी तो वो संस्था निरंकुश हो सकती है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि लोकतंत्र निरंकुशवाद में परिवर्तित ना हो, लोकतंत्र में सभी वर्गों का, समाज के हितों का संरक्षण हो, तो संप्रभुता भी विभाजित होनी चाहिए। अगला जो इसमें लक्षण है बहुलतावादी दृष्टिकोण का लोकतंत्र के प्रति, वो मानता है कि राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए। जैसा कि अभी उपरोक्त बिंदु से स्पष्ट किया था, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति इस प्रकार रखी जाए कि वे एक दूसरे को नियंत्रित कर सकें। आपने जॉन मॉन्टेस्क्यू का, जो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू का स्पिरिट ऑफ लॉज में सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें यही कहा गया था कि शासन की शक्ति एक अंग में, एक व्यक्ति विशेष में, एक समूह विशेष में समाहित नहीं होनी चाहिए, ये विभाजित होनी चाहिए। क्योंकि अगर विभाजित होगी तो वो संस्था, वो व्यक्ति, वो समूह जिसके पास वो सत्ता है, वो निरंकुश नहीं होगा। लॉर्ड एक्टन ने भी कहा है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शक्ति भ्रष्ट करती है, और पूर्ण शक्ति यदि किसी में होती है तो पूर्णतः व्यक्ति को मदांध या उसको भ्रष्ट बना देती है। तो इसी दृष्टिकोण से बहुलतावादियों ने संप्रभुता को विभाजित करने के उसके विकेंद्रीकरण पर बल दिया है। जनता को नीति निर्धारण में हिस्सा उनके व्यवस्थित संगठनों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। और अगला बिंदु इसी में है कि नीति बनाते समय प्रभावित होने वाले उस समूहों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। अर्थात आप समझ गए होंगे कि बहुलतावादी जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है वो इस बात पर बल देता है कि शासन में या व्यवस्था में कोई भी निर्णय लिया जाए तो स्टेक होल्डर्स हैं, अर्थात जो उस व्यवस्था से संबंधित समूह हैं, जो वर्ग है, जो लोग हैं, उनसे पूछा जाए, उनसे विचार विनिमय किया जाए, अर्थात उनकी सहभागिता निर्णय प्रक्रिया में होनी चाहिए। तभी वो सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती है और लोगों के हितों में कार्य कर पाएगी। अब इसके साथ कुछ आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं, जैसे कि लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना के लिए कुछ आधार हैं। जैसे पहला आधार है कि यह सिद्धांत संगठित समूहों तथा संस्थाओं को अधिक महत्व देता है, व्यक्तियों को नहीं देता। क्यों? ये कहता है कि जो संप्रभुता है वो केवल राज्य में नहीं, समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक जो भी संगठन हैं, शक्तियाँ उनमें विभाजित होती है। तो ये संस्थाओं पर के अधिक बल देता है, ना कि व्यक्तियों को। यह सिद्धांत राजनीति को दबाव गुटों की राजनीति बना देता है। सरकार को दबाव में आकर झुकना पड़ता है और समझौतावादी नीतियां अपनानी पड़ती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रेशर ग्रुप, दबाव समूहों का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। उसका उद्भव अमेरिका से हुआ था, कि अमेरिका में ही ये जो बहुलवादी जो कंसेप्ट है लोकतंत्र का, ये वहीं से शुरू हुआ था। और वहाँ दबाव समूहों ने अधिक शक्ति प्राप्त कर ली और वो दबाव डाल करके सरकार पर अपने पक्ष में नीतियाँ बनाने लगे। तो ये इसका एक समालोचना के रूप में बात की जा सकती है। और एक ये भी की जाती है कि यह सिद्धांत राज्य की प्रभुसत्ता को विभाजित मानता है, जबकि एकलवादियों जो मोनिस्टिक कंसेप्ट है वो एक समाज में सत्ता के विभाजन को असंभव बताता है। अब लोकतंत्र के हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र की जो साम्यवादी या मार्क्सवादी धारणा जो है वो मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है, कंसेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। आप जानते हो कि जब मार्क्स का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा तो उसमें वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें ये बताया गया है कि मार्क्स ये कहता है कि ऑल हिस्ट्री हिदरटू इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, अर्थात अब तक का जो इतिहास है, मानव इतिहास है, वो इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अर्थात प्रारंभ से ही, जब से समाज की उत्पत्ति हुई है, जब से आर्थिक क्रियाएं उत्पन्न हुई हैं, तब से समाज दो वर्गों में बटा रहा है, एक हैव्स और एक हैव्स नॉट, अर्थात एक संपत्तिशाली वर्ग, एक संपत्ति विहीन वर्ग। और इन वर्गों के बीच अपने हितों के साधने के लिए, अपने हितों के संचयन के लिए, हितों के प्रमोशन के लिए संघर्ष होता रहा है। पूरा मानव इतिहास इसी की कहानी है। इस आधार पर ही लोकतंत्र की साम्यवादी धारणा को आगे विकसित किया गया है। यह लोकतंत्र की द्वंद्वात्मक व्याख्या है। साम्यवादियों ने लोकतंत्र को नए अर्थों में ग्रहण किया है। सोवियत संघ और चीन के शासकों को जनवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आपने देखा होगा जितनी भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हैं, साम्यवादी शासन व्यवस्थाएं हैं, वो अपनी शासन व्यवस्थाओं को जनवादी लोकतंत्र के रूप से कहलाना पसंद करती हैं। जनवादी मीन्स जनता की इच्छाओं को सर्वोपरि रखने वाली लोकतंत्र।
सर्वहारा वर्ग, जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसकी इच्छाओं को सर्वोपरि रखने वाली वर्ग, सच्चा लोकतंत्र के रूप में ये लोग परिभाषित करते हैं अपने लोकतंत्र को। मार्क्सवाद लोकतंत्र को एक ऐसी शासन व्यवस्था के अलावा मूल्यों की एक व्यवस्था समझता है। लोकतांत्रिक मूल्यों में हम जो परिभाषित करते हैं आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, शासन में जनता की सहभागिता, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। यदि लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें तो तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली है आर्थिक समानता, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक संपन्न हो और उसके काउंटर पार्ट में दूसरा वर्ग बहुत वंचित वर्ग हो। यदि ये आर्थिक खाई जितनी ज़्यादा होगी, शोषण की उत्पत्ति होगी, और जहाँ शोषण होगा वहाँ अन्याय होगा, तो लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी। क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में समाहित है। ये चार पिलर हैं लोकतंत्र के: समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भ्रातृत्व। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक समानता की जो बात कही जाती है, इकोनॉमिक इक्वलिटी की जो बात की जाती है, उसके पीछे मूल भाव ये है कि समाज में आर्थिक खाई अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आर्थिक खाई होगी तो ये अनुभव है कि जो संपत्तिशाली वर्ग है, जिसका संपत्ति के उत्पादन के संपत्ति के आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन वितरण के साधनों पर जिसका नियंत्रण है, वो समाज में इनसे वंचित वर्ग का शोषण करता आया है। यदि आर्थिक खाई नहीं होगी तो शोषण की संभावनाएं शून्य हो जाती हैं। और अगर इस आर्थिक समानता स्थापित हो जाती है तो उसकी उत्पत्ति सामाजिक न्याय में हो जाती है। कि जब आर्थिक समानता होगी, शोषण नहीं होगा, तो किसी भी जाति, भाषा, धर्म, लिंग यानी किसी इन बातों के आधार पर किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा, तो सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। और इसी आधार पर तीसरा जो बिंदु है लोकतांत्रिक मूल्यों का, वो है जनता की सहभागिता। शासन में नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, इसमें जनता की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए तथा शोषण की अनुपस्थिति को, इन सारी बातों को लोकतांत्रिक मूल्यों का में महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राइवेट संपत्ति, जो व्यक्तिगत संपत्ति है, उसको खत्म करके, समाप्त करके उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व स्थापित करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जाती है। ये मार्क्सवादी जो विचारधारा है, मार्क्सवादी जो कंसेप्ट है लोकतंत्र का, उसका मूल आधार यही है। वो ये कहते हैं कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसी व्यक्ति या किसी समूह विशेष का आधिपत्य या मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पर स्वामित्व समाज का होना चाहिए, सोशल ओनरशिप होनी चाहिए। सामाजिक स्वामित्व होगा तो शोषण की संभावनाएं शून्य हो जाएंगी। हम आर्थिक समानता और सामाजिक समानता की ओर अग्रसर होंगे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार यदि समाज की आर्थिक व्याख्या पूंजीवादी है तो लोकतंत्रीय सरकार भी पूंजीवादियों के या पूंजीपतियों के हितों का विशेष रूप से संरक्षण करेगी। यदि पूंजीपतियों की सरकार है, जिस प्रकार की उदारवादी विचारधारा में हमने देखा गया कि वहाँ लेसिस फेयर की बात या व्यक्तिवाद की बात को महत्व दिया गया था, स्वतंत्रता की बात को अधिक बल दिया गया था, लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा में स्वतंत्रता से अधिक समानता पर बल दिया गया है। अर्थात यदि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण होगा तो आर्थिक समानता आ जाएगी। अर्थात ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी शासन व्यवस्था मात्र एक वर्ग पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण नहीं करेगी। जब तक पूंजी का समाजीकरण ना कर दिया जाए तब तक सही अर्थों में जनवादी लोकतंत्र की संभव नहीं है। लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र ही सच्चा लोकतंत्र है, क्योंकि वहाँ संपत्ति पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, ना कि थोड़े से पूंजीपतियों का। मजदूर वर्ग की तानाशाही केवल एक वर्ग का राज्य का शासन है। हर राज्य एवं लोकतंत्र की तरह यह पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। मार्क्सवादी पूर्ण लोकतंत्र को तर्कसंगत नहीं मानते, क्योंकि सारे लोगों की शासन व्यवस्था अपने आप में एक विरोधी बात है। लोकतंत्र भी एक प्रकार का राज्य है और हर राज्य केवल एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर वर्ग राज्य ही हो सकता है। अतः यह पूर्ण लोकतंत्र कभी हो ही नहीं सकता। समाजवादी या साम्यवादी समाज में जब राज्य का विलोप हो जाएगा,
आपने देखा होगा मार्क्स के फिलोसफी में कहा गया है एंड में, द स्टेट शैल विदर अवे, राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। और जो साम्यवादी विचारधारा का मूल अगर परिभाषा हम दें तो राज्य विहीन वर्ग विहीन शोषण व्यवस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी सिस्टम जहाँ ना तो राज्य होगा, ना वर्ग होगा, ना शोषण होंगे, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार कार्य करेगा और समाज से अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेगा। टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। ये जो कंसेप्ट है साम्यवादी विचारधारा का, इसमें राज्य का विलोप हो जाएगा, तब पूर्ण लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होगी। जब तक राज्य है यह वर्ग राज्य होगा और वर्ग प्रजातंत्र होगा। मजदूर वर्ग की तानाशाही पूंजीवादी लोकतंत्र से श्रेष्ठ लोकतंत्र है, ऐसा साम्यवादी दृष्टिकोण का मानना है। साम्यवादी दृष्टिकोण जो प्रजातंत्र का है वो ये मान के चलता है कि पूंजीवादी लोकतंत्र से मजदूर वर्ग की जो तानाशाही जो मार्क्स की फिलॉसफी में आती है वो अधिक श्रेष्ठ शासन है, क्योंकि यह बहुमत वाले वर्ग का लोकतंत्र है। मजदूर वर्ग बहुमत वर्ग है और पूंजीपति वर्ग जो है या पूंजीवादी जो वर्ग है वो एक छोटा वर्ग है जिसने उत्पादन वितरण के साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जो शोषण कर रहा था एक बहुसंख्यक पूंजीपति मजदूर वर्ग का। इसलिए बहुमत वाले वर्ग का शासन अल्पमत वाले वर्ग के शासन से ऑटोमेटिक श्रेष्ठ माना जाएगा, तथा शोषण को बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि शोषण को अंत करने के लिए। ये जो मजदूर वर्ग का जो शासन है ये शोषण को मेंटेन करने के लिए नहीं होता है। इसका उद्देश्य ये था कि समाज में पूंजीपतियों द्वारा जो शोषण के जो अवशेष हैं उनको समाप्त करने की बात थी। तो शोषण को बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि शोषण को अंत करने के लिए और उसके बाद परिणाम स्वरूप शोषण मुक्त समाज की रचना करने के लिए ये एक माध्यम मात्र था और उसके लिए ये स्थापित किया गया था। लेनिन जो मार्क्स के अनुयायी थे वो कहते हैं कि मजदूर वर्गीय प्रजातंत्र पूंजीवादी प्रजातंत्र से लाखों गुना अधिक प्रजातांत्रिक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की जो मार्क्सवादी अवधारणा है वो पूर्णतः सही है। कुछ आलोचक इसकी भी आलोचना करते हैं और हम उसकी भी तर्कों के आधार पर उन आलोचना को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले आलोचना की जाती है कि यह एक वर्ग की अर्थात मजदूर वर्ग की तानाशाही की बात करता है, जबकि लोकतंत्र तमाम जनता अमीर या गरीब का शासन है। अर्थात जो ये कहता है कि मजदूर वर्ग की तानाशाही लोकतंत्र की श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, ये मान के चलता है ये अवधारणा, ये गलत है। तानाशाही किसी भी रूप में हो वो गलत है, अन्यायपूर्ण है। इसलिए जो जनता है चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जनता की सहभागिता शासन व्यवस्था में होनी चाहिए जिससे एक न्याय की स्थापना हो। एक वर्ग का शासन या एक वर्ग की तानाशाही पुनः ही अन्याय को जन्म देगी। दूसरी आलोचना कुछ करते हैं कि यह मजदूर वर्गों के अतिरिक्त या मजदूरों के अतिरिक्त अन्य वर्गों का दमन करता है। दमन किसी भी रूप में हो वो अन्यायपूर्ण है, चाहे मजदूर अमीर का पूंजीपतियों का दमन कर रहे हो, चाहे पूंजीपति गरीबों का या मजदूरों का सरबराह वर्ग का दमन कर रहे हो। दमन किसी भी रूप में हो वो शोषणात्मक होता है, इसलिए उसको हम एक अच्छी व्यवस्था नहीं मान सकते। जबकि लोकतंत्र में किसी भी वर्ग को दूसरे वर्ग को खत्म करने का अधिकार या उसका शोषण करने का अधिकार या उसका दमन करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। तीसरी आलोचना ये भी की जाती है कि मजदूर वर्ग की तानाशाही वाला लोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि कुछ क्रांतिकारियों का विशिष्ट वर्ग ही वास्तव में शासन करता है। इस मजदूर वर्ग के शासन में भी एक विशिष्ट वर्ग उत्पन्न होता है, मजदूरों का एक विशिष्ट वर्ग वो शासन करता है। संपूर्ण मजदूर वर्ग के हाथ में सत्ता फिर भी नहीं आ पाती है यदि हम वास्तविक रूप से अवलोकन करें। यह मजदूर वर्गों की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही होती है। अब हम एक दूसरी अवधारणा और है जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण और समाजवादी दृष्टिकोण, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप समझने का प्रयास करिए। समाजवादी लोकतंत्र का मॉडल जो है वो उदारतावादी, जो पूर्व में बताया था कल के लेक्चर में, और आज जो मार्क्सवादी लोकतंत्र की बात की है, इन दोनों का मिला जुला एक समन्वित रूप है। समाजवादी लोकतंत्र में राजनीतिक समाजों के मूल्य तो उदारतावादी लोकतंत्र की अवधारणा के समान जो मैंने बताए थे आपको, समानता, स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, है ना, जन कल्याण की साधना, ये सारी बातें होती हैं। परंतु साधनों की दृष्टि से, मतलब ये उद्देश्य, ये लक्ष्य कैसे प्राप्त किए जाएंगे, किन साधनों से प्राप्त किए जाएंगे, समाजवादी लोकतंत्र साम्यवादी विचारधारा के अधिक समीप नजर आता है। आपने देख लिया होगा कि ये जो लोकतंत्र का जो समाजवादी दृष्टिकोण है इसमें कुछ बातें
लोकतंत्र के उदारतावादी दृष्टिकोण की ली गई हैं उद्देश्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लक्ष्य रखे गए हैं, लक्ष्य क्या रखे गए थे बताया था, समानता, स्वतंत्रता। समानता कैसी? आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, जन कल्याण की बात, लोगों की सहभागिता। ये सारे उदारतावादी दृष्टिकोण की बात हो गई लोकतंत्र की। लेकिन इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार या व्यवस्था किन साधनों का प्रयोग करे, तो समाजवादी दृष्टिकोण कहीं ना कहीं हमें लोकतंत्र के ये जो साम्यवादी दृष्टिकोण है उसके अधिक नज़दीक प्रतीत होता है। इन लोकतंत्रों में समानता के आर्थिक पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोणों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र की अवधारणा समय समय पर परिवर्तित होती चली गई। यह कहना कठिन है कि लोकतंत्र का श्रेष्ठतम दृष्टिकोण कौन सा